नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा बिहार। बिहार की कहानी है 2014 की। ये कहानी है अनिरुद्ध कुमार की, जो एक रेस्टोरेंट में तंदूरी का काम करते थे, तंदूरियन थे। और शादी ब्याह उनका हो चुका था। 2 साल शादी को हुआ था। अभी कोई बाल बच्चा नहीं था। अभी वो करना भी नहीं चाहते थे। अभी उनके जो गांव था, गांव में उनके बूढ़े माँ बाप और 3 उनसे बड़ी बहनें थी, जिनकी शादी माँ बाप ने कर दिया था। वो अपने ससुराल में थी। अब इस घर में, जो गांव का घर था, उसमें अनिरुद्ध का पत्नी, अनिरुद्ध और बूढ़े माँ बाप रहते थे। और जिस रेस्टोरेंट में अनिरुद्ध काम करते थे, अब उनकी जो छुट्टी होती थी रात को 10 बजे। मालिक बहुत बढ़िया था अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध भी नौकरी की तरह काम नहीं करते थे। अपना ही रेस्टोरेंट समझ करके और उसमें जी जान से अपना मेहनत करते थे। मालिक भी खुश था, अनिरुद्ध भी खुश थे। गाहे बगाहे मालिक उनका मदद भी करता था। और इस रेस्टोरेंट में उनको लगभग 3 साल काम करते हो गया था। अब जो अनिरुद्ध 10 बजे रात को छूटते थे, तो उनके पास में एक पुरानी बाइक थी और वो पुरानी बाइक लेकर के अपना गांव की तरफ चल जाते। और वहाँ से करीब पौन घंटा सफ़र करने के बाद उनका गांव आ जाता था। रोज़ का यही काम था। अब उनकी जो पत्नी थी, शादी के 2 साल हो गया था और 3-4 महीने में वो मायके अपनी जरूर जाती थी तो 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन रह करके वापस आ जाती थी। ऐसा ही 2 साल तक चलता रहा, आती जाती। अब उनके घर में बूढ़े माँ बाप थे, उनका सेवा भाव तो कोई करने वाला नहीं था। अनिरुद्ध तो अपने काम पर चले आते शहर में। अब फिर रात को 10 बजे छूटते तो करीब पौने 11 के आसपास अपने घर पहुंचते। तो माता पिता का उनका चिंता लगी रहती थी। और इस बार जो उनकी पत्नी बोल के गई कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूं अपने मैके और तीसरे दिन लौट आऊंगी, लेकिन लौट ही नहीं। अनिरुद्ध फोन करते रहे और वो कहने लगी, कोई ना कोई बहाना बनाती रही कि मेरी तबीयत खराब हो गया है, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गया है, कैसे आऊं। ऐसे ही बहाना करते करते अब 10 दिन बीत चुका था। इधर अनिरुद्ध अपने माँ बाप को लेकर परेशान थे। बूढ़े माँ बाप है भाई, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कई तरह का घर में काम होता है, तो कैसे कर पाएंगे। टेंशन चिंता लगी रहती थी। और अनिरुद्ध अपने पत्नी को बार बार फोन पर समझाते थे कि देखो, वो घर तुम्हारा पहले था लेकिन अब नहीं है। असली घर तो ये है। वो तुम्हारे माँ बाप जरूर थे, आज भी हैं, लेकिन अब माँ बाप हमारे जो हैं वो तुम्हारे भी हैं, तो उनका भी सेवा भाव करो ना। तुम ऐसे ही आप जा करके अपना मैके में रहोगी तो हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, कौन उनका देखभाल करेगा। आप पड़ोसी को दिखा करके वो रेस्टोरेंट में जाते थे कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना। तो ऐसे कब तक चलेगा, कौन पड़ोसी, किसके पास ज़्यादा वक्त है। अब अनिरुद्ध तो बहुत फ़ोन पर समझाती थी अपने पत्नी को, लेकिन ना जाने इस बार गई ना तो आने को नाम ही नहीं ले रही थी। अनिरुद्ध बड़े परेशान रहते थे। उनका मालिक जब ये टेंशन में होते तो कभी कभी मालिक आ जाता और टेंशन में देख करके पूछ लेता अनिरुद्ध से कि बेटे बताओ, कोई टेंशन है, कुछ समस्या तो है, बताओ मेरे को जो मैं हल कर सकूं। लेकिन अपनी घर की बात अब वहाँ पर बोलना सही नहीं समझते थे। वो कहने लगे कि मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, अब घर में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, पत्नी मायके चली गई है और आ नहीं रही है, लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो तंदूरियन थे ना, इनकी डिमांड थी। जो भी ग्राहक आते थे, वैसे तंदूरियन तो और भी थे उसमें, लेकिन इनकी डिमांड ज़्यादा थी। सब इनके हाथ का, अब नॉनवेज का ढाबा था, वेज भी था नॉनवेज भी था, तो इनके हाथ का जो तंदूरी चिकन बनता था ना, तो उसका स्वाद ही अलग था और लोग बाग पसंद भी करते थे। अब
ये अपना जो रेस्टोरेंट था, अब ये नौकरी की तरह तो समझते नहीं थे, अपना घर की तरह समझते थे और सोचते थे कि मैं चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मालिक को। लेकिन अब दिमाग लगाने लगे कि आखिर मैं ऐसे टाइम पर जाऊं कि मालिक का नुकसान ना हो और मेरा काम भी बन जाए। अब जो उनका ससुराल था, रेस्टोरेंट से जितनी दूरी बाएं साइड में उनका गांव था, अब वैसे ही अपोजिट साइड में दाहिने साइड में उनका ससुराल था। लगभग 1 घंटा का दूरी पर उनका ससुराल भी था। आखिरकार एक शाम को पत्नी से बात करते बहुत बहस हो गई। पत्नी को धमका भी देख देख अगर तेरे को आना है तो आ जा, और नहीं आना तो वो भी बता दे। गुस्से में थे अनिरुद्ध जी। पत्नी भी खरी खरी उधर सुनाने लगी कि तुम्हें अपनी पड़ी है, मेरी शरीर तबीयत खराब है, मेरे माँ का तबीयत खराब है, कह मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ। अब जो भी है बहाना या जो सच्चाई थी, अब क्या थी वो तो भगवान ही जाने। लेकिन अनिरुद्ध को बड़ा गुस्सा आया था उस रात शाम को। अब फिर वो कुछ बोले नहीं, फ़ोन काट दिए। अब फिर अपने मन में प्रोग्राम बनाए कि आज रात जैसे ही 10 बजे मैं होटल से निकलूंगा, रेस्टोरेंट से, तो अपने गांव नहीं जाऊंगा, सीधा ससुराल पहुंचूंगा। अब फिर मैं देखता हूं कि उसके घर में किसकी तबीयत खराब है। वाकई तबीयत खराब है कि मेरी पत्नी बहाना बना रही है ना आने की वजह से। ये देखना चाहते थे, गुस्से में तो थे ही। और 10 बजे के बाद जैसे ही छुट्टी हुई, अब निकल गए अपनी बाइक लेकर के। उनके बाइक में एक समस्या थी, पेट्रोल का मीटर बताता नहीं था। हिला डुला के देख लेते थे, वो रिजर्व वाला और मेन वाला जो स्विच था वो भी डायरेक्ट था। अब ऐसे ही काम चलाते थे, पुरानी बाइक है तो टंकी को हिला के देख लेते थे कि हाँ उसमें तेल बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तब उनको लगता कि हाँ तेल है या नहीं है। तो जब उन्होंने हिलाया डुलाया तो लगा कि तेल अभी है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अब तेल भरवाया था। लगा कि 1 घंटे का सफ़र है, आराम से मैं निकल जाऊंगा और वापसी में कैसे पेट्रोल पंप पर तेल भरवा लूँगा। यही उनका दिमाग अपना लगाया था। और इसके बाद अब चल पड़े अपने ससुराल की साइड में। रास्ते में पेट्रोल पंप भी मिला, लेकिन 10 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाता था। फिर सुबह में ही खुलता था 7 बजे के आसपास। तो पेट्रोल तो मिलने से रहा, लेकिन इनकी उम्मीद थी कि मैं अपने ससुराल तक जरूर पहुंच जाऊंगा, इतना तो पेट्रोल है ही है। अब ससुराल करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रह गया था। मेन हाईवे था, अब उससे अब उनका रास्ता कट रहा था कच्ची सड़क पर, कच्ची पक्की सड़क। और वहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ससुराल था। अब वहाँ तक तो मज़े से पहुँच गए, लेकिन जैसे ही हाईवे से नीचे कच्चे में उतारे, अब उनका बाइक का पेट्रोल ख़त्म, बाइक बंद। अब 1.5 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई थी। हाँ, वैसे दिन के टाइम में जो गांव का सड़क था, लोग आते जाते रहते थे, लेकिन जब अब ये आधी रात के आसपास पहुंच रहे हैं तो सड़क तो बिल्कुल एकदम सुनसान थी, कच्ची सड़क और बिल्कुल सुनसान। अब बाइक बंद हो गई, तब नीचे अपना ढकेल करके और उस कच्ची सड़क पर आए। हाईवे से नीचे उतर गए, अब कच्ची सड़क पर आ गए। अब सोचे कि 1-1.5 किलोमीटर है, अब बाइक धकेल करके ही चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, इतना तो हम पहुंच ही जाएंगे। जवान थे, कोई बुजुर्ग तो थे नहीं, इतना तो कर ही सकते थे। और आखिरकार बाइक धकेलते हुए चलने लगे। लेकिन उनके गांव जो ससुराल था, अब 2 रास्ता कटता था, आगे जा कर के 2 राह आ जाता था। और बहुत कम ससुराल गए हुए थे, बस मात्र कुल 2 या 3 बार ससुराल में गए थे दिन के वक्त में। लेकिन अब रात के टाइम में जब उस जगह पर पहुँचे तो दिमाग वैसे ही गुस्से में था, और जिस रास्ते पर उनका ससुराल था वो रास्ता तो उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी रास्ता पकड़ लिया। अब बाइक तो घसीटते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनका ससुराल तब तक आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से चले थे अब तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कोई गांव, कोई बस्ती अभी तक दिखाई नहीं दे रही, न कोई रोशनी,
ना कोई लोग। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अनिरुद्ध जी अब आसपास बाइक रोक करके देखने लगे और गर्मी का दिन था, प्यास भी लग रही थी। अब प्यास की अब ज़रूरत थी पानी की, लेकिन पानी उनके पास में था नहीं। अब प्यास लग रही है और ऊपर से अब उनको एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक गए। ऐसा ही लगा, मतलब अब वापस जाना पड़ेगा, वो भी बाइक को धकेलते हुए। ना जाने कितनी दूर अब वो आ गए हैं। अब अपने आप को कोस रहे थे कि मुझे उस दोराहे पर देख लेना चाहिए था, मैं गलत रास्ता पकड़ लिया हूँ। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो आगे निकल आए थे। अब प्यास लग रही थी, जवान चटपटा रही थी प्यास के लिए। एक तो गर्मी की रात और ऊपर से बाइक धकेलते हुए पैदल चलना आसान काम नहीं था। अब प्यास लगने लगी तो भाई वहाँ पर ना कोई बस्ती, ना कोई गांव, ना कोई हैंडपंप, ना कुआं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाइक अपना स्टैंड पे ही खड़ा करके आसपास में देखने लगे कि शायद कहीं पर पानी मिल जाए, मैं अपना प्यास बुझा लूँ। प्यास जोरों की लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर नज़र नहीं आया। आप सोचे कि अब यहाँ तो पानी मिलने से रहा, क्यों ना आप बाइक धकेलते हुए वापस चले उसी दोराहे पर, और वहाँ से फिर आप अपना ससुराल पहुँचेंगे, तभी पानी मिलेगा। लेकिन तभी एक औरत सर पर मटका लेकर के आती हुई दिखाई दी। इतनी रात को मटका लेकर के आती देख अब एक तरह से वो हैरत में थे, आश्चर्य में थे कि भाई इतनी रात को ये औरत पानी भरने कहाँ जा रही है, या पानी भरने जा रही है, पानी लेके आ रही है। अगर पानी लेके आ रही हो तो इससे मैं थोड़ा पानी मांग लूँगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। और वही इंतज़ार करने लगे जब तक उस औरत उनके पास नहीं आई। वो औरत घूंघट में थी, चेहरा छुपाए हुए थी, सर पर मटका लिए हुए, और जैसे ही नज़दीक से गुजरने लगी अनिरुद्ध की, तो उन्होंने बोला कि मैडम, अगर आपके इस मटके में पानी है तो थोड़ा मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत मुझे प्यास लगी है, मेहरबानी होगी आपकी। औरत इनकी बात सुनकर के और रुक गई, और फिर इनको गौर से देखने लगी। अनिरुद्ध सकपका गए कि भाई मैं इससे पानी मांगा और ये मुझे नीचे से ऊपर तक घूर के देख रही है, क्या देख रही है भाई। अनिरुद्ध बोले कि मैडम मुझे पानी की ज़रूरत है, थोड़ा अगर मटके में पानी है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो जहाँ पानी भरने जा रही हैं आप मुझे ले चलिए, मैं अपना प्यास बुझा लूँगा, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। और तब वो औरत अपना जो चेहरा ढके हुई थी और अपना चेहरा हटा करके बोल पड़ी कि नहीं नहीं, इस मटके में पानी नहीं है, मैं पानी लेने जा रही हूँ, अगर आपको प्यास लगी है तो मेरे साथ में चलिए, अब मैं उसी जगह पर पहुँचूंगी, आप पानी पी लीजिएगा, मैं अपना मटका भी भर लूँगी। औरत को जब देखे ना अनिरुद्ध तो देखते ही रह गए। इतनी खूबसूरत औरत, वो भी रात के वक्त, अब पानी का मटका लेकर के ये कहाँ से आ गई भाई। आसपास में कोई ग्राम नहीं, कोई बस्ती नहीं, तो ये तो आश्चर्य की बात है। अब अनिरुद्ध उनसे पूछने लगे मैडम से कि मैडम आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव नहीं दिख रहा है, तो आप किस बस्ती की हैं, कहाँ है आपका घर। वो औरत डांटते हुए अनिरुद्ध को कहने लगी कि आपको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। कोई जवाब नहीं दिया सही से, उल्टा धमका करके और वो जाने कहीं मुड़ी। तब तक अनिरुद्ध जी प्यासे तो थे ही, कहने लगे मैडम अरे मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। और फिर आगे आगे औरत, पीछे पीछे अनिरुद्ध। चलते चलते खेतों की इलाका आ गया था। बाइक तो कच्ची पक्की सड़क पर उन्होंने खड़ा कर रखा था, और पगडंडी के रास्ते जैसे जैसे औरत जा रही थी वैसे वैसे पीछे पीछे अब अनिरुद्ध भी चल रहे थे। आखिरकार एक कुआं वाली जगह आ गई, और वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि बहुत गीली मिट्टी है, आसपास में दलदल जैसा हुआ पड़ा था, कीचड़ ही कीचड़ दिखाई पड़ रहा था। अब उस कुएं पर पहुँच गए।
वहाँ पर बाल्टी भी थी, डोर भी रखी हुई थी, लेकिन कीचड़ बहुत था। आसपास में कुएं के चारों तरफ में कीचड़ फैला हुआ था। और वो औरत मजे से उस कीचड़ को पार कर गई, कुएं के पास पहुंच गई। आज अनिरुद्ध उस कीचड़ को पार नहीं कर सके। देख करके कीचड़ को रुक गए, और इतना अब कीचड़ वहाँ पर था। अब अनिरुद्ध जाती तो जूते पैंट सब कुछ खराब हो सकता था, लेकिन उस औरत को ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बड़े आराम से पार करके कुएं पर पहुंच गई। अब पहुंच करके अब डोर बाल्टी कुएं में लगा रखा था, खींच रही थी। अनिरुद्ध को बुला रही थी कि आओ ना, जल्दी आ जाओ, अगर पानी पीना है तो पी लो, नहीं तो मैं अपने मटके में डाल दूंगी। मैं ज़्यादा देर इस कुएं पर रुकूंगी नहीं। अनिरुद्ध करते तो क्या करते, और वो अपना कीचड़ में पैर डाल दिए। और जैसे ही कीचड़ में डाले ना, कीचड़ तो जैसे उनको निगलता जा रहा हो, दलदल सा था वो। अब अनिरुद्ध तो उसमें कीचड़ में फंस गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये औरत इसी जगह से पार कर गई कुएं पर, और वो कीचड़ में फंसी नहीं, अब मैं कैसे फंस गया। अब जैसे ही कीचड़ से निकलना चाहा, अपना पैर हिलाने डुलाने लगे कि इस कीचड़ से मैं निकल करके और बाहर आ जाऊं, लेकिन उसी वक्त में नीचे से कीचड़ के अंदर से जैसे लगा कि किसी ने उनका पाँव को जकड़ लिया है। अनिरुद्ध जी चीख पड़े। जैसे उनको महसूस हुआ कि कोई हाथ उनको अब मेरे पैरों को पकड़ रखा है। अनिरुद्ध चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उस मैडम से, उस औरत से गुहार लगाने लगे कि मैडम मुझे बचाइए, देखिए इस कीचड़ के अंदर में कोई है, मेरे पैर को जकड़ रखा है, मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा है, आप आकर के मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। लेकिन जैसे ही चिल्लाना शुरू किए, वो औरत डोर बाल्टी जो भी था कुएं पर रख करके और अनिरुद्ध की तरफ देख करके हंसने लगी। बड़ी भयानक हंसी थी उसकी। और जैसे ही उसने हंसना शुरू किया, अब अनिरुद्ध समझ गए थे कि वो एक बड़े जाल में फंस चुके हैं। ये औरत साधारण औरत नहीं है, ये जरूर कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है या कुछ और है। ये साधारण औरत हो ही नहीं सकती। और नीचे में, कीचड़ के नीचे में अभी भी दो हाथ उनके पैर को पकड़ रखा था, जकड़ रखा था और नीचे गिराना चाहता था। बड़ी मुश्किल से अनिरुद्ध अपने आप को संभाल रहे थे और लगता था कि ज़्यादा देर उस कीचड़ में खड़े नहीं हो पाएंगे, गिर जाएंगे। वो हाथ जो नीचे कीचड़ में धंसे हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, महसूस हो रहे थे। और वो हाथ दोनों पैर अनिरुद्ध का जकड़ रखे थे। अब अनिरुद्ध का लगा कि अरे मैं तो बड़े भयानक जाल में फंस गया हूँ। ये औरत मुझे झूठ बोल करके इस कुएं पर लाई है, इसका इरादा मुझे मारने का ही है। अब मैं इस जाल में फंस गया हूँ, अब कैसे निकलूँ, अब कैसे निकलूँ, अब मेरा क्या होगा। जो पत्नी के ऊपर गुस्सा था वो तो भूल चुके थे, अब अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। और जितना चीखते चिल्लाते, और वो औरत जो कुएं पर थी जोर जोर से हंसती थी। बड़ी ही डरावनी भारी आवाज़ उसकी थी। हाँ, हंसती तो अनिरुद्ध और डर जाते। अब फिर उन्होंने औरत से गुहार करने लगा कि देखिए, मैं आपसे सिर्फ पानी मांगा था और कुछ नहीं। मैं यात्री हूँ और मैं रास्ता भटक के इस रोड पर आ गया हूँ, मुझे आप जाने दीजिए। मेरा कसूर क्या है? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है तो बताइए, आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन औरत वो कहाँ मानने वाली थी। वो किसी बात की अनिरुद्ध को सुन नहीं रही थी, लगातार हंसती और फिर चुप हो जाती। जब अनिरुद्ध रोते चिल्लाते तो और देख करके हंसने लगती। और नीचे में जो इंसानी हाथ जकड़ रखे थे, अभी भी कीचड़ के अंदर में ना जाने कौन थे, क्या थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब सब कुछ कर चुके थे बचाव में, कीचड़ से निकलने का भरपूर कोशिश, औरत से गुहार
चुके थे कि आप मुझे जाने दीजिए, मुझे इस जगह से निकलने दीजिए, लेकिन वो जब भी गुहार करते औरत ज़ोर से हंसती। उसको शायद इस जगह पर फंसे हुए अनिरुद्ध को देख करके बड़ा मज़ा आ रहा था, और वो जितना तड़पते उतना वो आनंद ले रही थी। आखिरकार अब लगा कि अब अनिरुद्ध की शक्ति खत्म होती जा रही है, अब अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, आखिरकार कीचड़ में गिरना ही पड़ेगा। अगर एक बार कीचड़ में गिरे तो जो अनजानी शक्ति जो कीचड़ के अंदर है अब उनका जान भी ले सकती है, और वही तो ये चाहती थी कि कैसे कीचड़ के अंदर में अब इनको दबा दिया जाए। अब अनिरुद्ध बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन उस रात में इनको कोई खबर लेने वाला नहीं था, कोई था ही नहीं आसपास में कि कोई आए मदद के लिए। अनिरुद्ध उस जगह पर अकेला अपने आप को अब सारा कोशिश कर चुके थे, कोई अब कोशिश बाकी नहीं था कि अब अनिरुद्ध बच पाए, और आखिरकार वही हुआ जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। वो कीचड़ में गिर गए, और जैसे ही कीचड़ में गिरे ना, वो दोनों हाथ उनको कीचड़ में दबोच लिया, और कीचड़ में वो एक पूरी तरह से सन चुके थे। एक बार तो उनका दम लगा कि घुट जाएगा, उस कीचड़ के अंदर में सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब लगा कि अब कोई बचा सकता है तो ईश्वर। वो ईश्वर पर विश्वास करते थे, सच्चे मन से प्रार्थना करते थे, घर से निकलते तब भी ईश्वर का आराधना करते थे, रात को जब घर पहुंचते थे तब भी ईश्वर का ध्यान करके तब सोते थे, इष्ट देव को जिसको मानते थे। और आखिरकार इष्ट देव को गुहार करने लगे कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया हूँ, मेरे से गलती हो गई है, आइंदा ऐसे मैं गलती नहीं करूँगा, इस बार मेरी जान बचा दीजिए, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, आइए मेरी मदद कीजिए। लेकिन कहाँ इतना जल्दी भगवान सुनते हैं। अब उनको लगा कि अब मेरा भगवान सुन नहीं पाएंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अब मरूंगा ही मरूंगा, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अपने आप को वो समझ गए थे कि अब मेरी ज़िंदगी बचनी नहीं है। लेकिन कमाल हुआ उस वक्त में जब एक भैंसा गाड़ी जिसके गले में घुंघरू जो बंधा हुआ था घंटी, और टन टन बजती हुई दौड़ती हुई उस जगह से, उस पास से जहाँ पर उनकी बाइक थी, और वहाँ पर आती हुई नजर आई। और जैसे ही आवाज़ सुने ना, तो फिर जितना जान था उनके शरीर के अंदर में, आप जान लेकर के चिल्लाने लगे, बचाओ, आप मुझे बचाओ, कोई भी हो मेरी जान बचाओ, रक्षा करो। और वो आवाज़ भैंसा बुग्गी वाले ने सुन लिया था, बाइक भी उसने देख ली कि कोई फंसा हुआ इस जगह पर, और वो दो लोग थे। अब थोड़ी देर तो आहट लेते रहे, इधर अनिरुद्ध चिल्लाते रहे कि मैं इस कुएं पर हूँ, यहाँ पर हूँ, आप लोग आइए मेरी मदद कीजिए, मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूँ। अब जब वो लोग आवाज़ सुने, देख लिए कि हाँ कोई इंसान उस कुएं के पास फंसा हुआ है, ना जाने उसके साथ क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है तो ज़रूर मुसीबत में है। अब फिर दोनों लोग जो भैंसा बुग्गी वाले थे, अब अपने अपने डंडे लेकर के आप दौड़ पड़े उस डगर पर, कच्ची डगर पर जो खेतों के बीच से कुएं तक पहुंचती थी। कुछ ही देर में वो लोग उस कीचड़ के पास, उस कुएं के पास पहुंच गए, और जैसे ही वो लोग पहुंचे ना, वो औरत कुएं के अंदर छलांग लगा दी। आज जो नीचे किसी ने उनका पैर दबोच रखा था, अब तो उनको पूरा कीचड़ में ही डुबा रखा था, और वो भी गायब। अब उस जगह पर कीचड़ में फंसे हुए थे। अब जैसे ही लगा, एहसास हुआ कि हाँ अब मैं स्वतंत्र हूँ, तब वो कीचड़ से निकलने की कोशिश करने लगे। तभी वो भैंसा बुग्गी वाले दोनों लोग उसके पास पहुँच गए, और उन्होंने मदद किया उसको कीचड़ से निकालने को, अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध अब कीचड़ से बाहर निकल आए थे, और तब उन्होंने पूछा कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आ गए, ये कुआं पर तुम क्या करने आए थे इतनी रात को, इस कीचड़ में तुम कैसे गिर गए, क्या हुआ है। तब अनिरुद्ध ने पूरी कहानी बताना शुरू किया, शुरू से लेकर के और अभी तक। उन लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अब उन्होंने साहस
दिखाया और कहने लगे भाई हम तो इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम इनको झेल पाए। आखिर वो लोग कहाँ गए? और अनिरुद्ध बताने लगे एक जो औरत थी वो तो कुएं में छलांग मार गई और नीचे वाला तो पता ही नहीं लगा कि कहाँ गया। अब वो लोग विश्वास कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, अनिरुद्ध पूरी तरह से बता नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मदद जरूर किया। अब जो डोर बाल्टी वहाँ पर हमेशा रहती थी, बाल्टी से पानी निकाल करके अब कीचड़ से सने हुए थे उनको साफ करवाया गया। अब प्यास तो लगी थी, पानी भी पिए, लेकिन अब प्यास तो एक तरह से बुझी गई थी, जान के लाले पड़े हुए थे। इसके बाद भैंसा बुग्गी वाले दोनों लोग उसको अनिरुद्ध को रोड पर लेके आए। आप फिर कहने लगे कि भाई तुम्हारे पास बाइक है तो पैदल क्यों जा रहे हो, अब स्टार्ट तो करो। तब अनिरुद्ध ने बोला कि भाई इसमें लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गई है। अब उन्होंने मदद किया, हिला डुला करके, अब बाइक को जैसे ही किक मारा बाइक स्टार्ट हो गई। जो लग रहा था कि अनिरुद्ध को पेट्रोल खत्म हो गया और बाइक दोबारा कैसे स्टार्ट हो गई, है ना कमाल की बात। आप फिर वो बोले कि भाई तुम चले जाओगे ना जहाँ तुम्हें जाना है। अनिरुद्ध बोले हाँ भाई जी, आपने इतना मदद किया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आप फिर अपने बाइक पर सवार हुए और उल्टा रास्ता दोराहे पर आ गए। अब वो सही रास्ता पकड़ करके अपने ससुराल पहुंच गए थे। ससुराल पहुंचे और इसके बाद दरवाज़ा जब पीटने लगे तो उनकी सास ने दरवाज़ा खोला और वास्तव में जो उनकी पत्नी थी तबीयत खराब थी और वो सच बोल रही थी, लेकिन अनिरुद्ध को विश्वास नहीं था कि पत्नी कहीं झूठ ना बोल रही हो, अब जाने के लिए कोई बहाना ना बना रही हो, यही लगा था। और तभी आधी रात के वक्त अपने ससुराल पहुंचे थे, लेकिन जब अपनी आंखों से अपनी पत्नी को देख लिया कि हाँ तबीयत खराब है, तब उनको यकीन करना पड़ा। इसके बाद उस घटना को अपने ससुराल में नहीं बताया और वो कहने लगे ठीक है तुम कुछ दिन और आराम कर लो, लेकिन अब आ जाना, अपने टाइम से आ जाना। देखो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं चलेगा। जैसे ही तुम्हारी तबीयत सही हो तो तुम आ जाना, मेरे पास में अब आने का टाइम नहीं है। तुम तो जानती हो ना मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, अब मालिक मुझे छोड़ता नहीं है। और इसके बाद सुबह में वो निकल आए थे। जब उनकी पत्नी आ गई थी घर पर, और तब जब वो रेस्टोरेंट से अपने घर गए और उस रात को उन्होंने अपनी पत्नी से पूरा उस रात का घटना का विवरण बताया। फिर तो पत्नी डांटने लगी थी, आपको क्या जरूरत थी जी रात को आने को, और वो भी आप भूतिया कुएं पर पहुंच गए थे। वास्तव में वो जो कुआं था, जो आसपास के जो ग्रामीण थे उनको जानकारी थी कि किसी ज़माने में ये भूतिया कुआं था। वो लोग रात के टाइम में उस कुएं के पास में कोई नहीं जाता था। हाँ, दिन में उस कुएं से सिंचाई जरूर होती थी खेतों की, लेकिन रात में वहाँ पर कोई भी टिकता नहीं था, ना कोई जाता था। और वास्तव में पत्नी अब उनको डांट रही थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अब पति पत्नी का प्रेम था। हाँ, इस घटना से सबक जरूर मिला अनिरुद्ध को कि पत्नी की कहना भी मानना चाहिए। अगर बोल रही है कि तबीयत खराब है तो मान लेने में क्या बुराई थी। अगर उस रात को नहीं जाती तो ये घटना नहीं होती ना। और अपने ईश्वर पर उनको विश्वास भी करना चाहिए था। वो भैंसी बुग्गी वाले अब कहाँ से आ गए भाई, जबकि वो रास्ता बिल्कुल सुनसान, कोई ना उधर कोई रात में दिखाई दे रहा था। तो वो भी एक ईश्वर का चमत्कार ही हो सकता है ना, हाँ ना, ऐसा ही है ना। अब लगा अनिरुद्ध को कि जो उस रात को हुआ था सब मेरे परमेश्वर का ही काम है, मेरे ईश्वर का ही काम है, जरूर उन्होंने मेरी मदद किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे फिर जीमेल पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना
ख्याल रखिएगा। नमस्कार।